सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलन और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे टॉपिक इंटीग्रेटेड ओबर्ट्समैन स्कीम 2021। उसमें कुछ पॉइंट हमने कर लिए थे, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दो पेज इसका रहता है, तो ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एक और हमारे पास है ओबर्ट्समैन आता है, वो भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। और कंपनसेशन पॉलिसी, जो कंज्यूमर कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराया जाएगा। चाहे आपका सब स्टाफ का एग्जाम हो, क्लरिकल का एग्जाम हो, या फिर आपका ऑफिसर का हो। अगर आप मेलवान स्टडी चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी वो मिस्टर मिसिज मेलवान पे डलती थी। इससे पिछले 3 साल की वीडियोस है, अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हो तो वहाँ पे जाकर आप वो सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारा सिलेबस जो है वो नेक्स्ट ईयर वाला जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे रेजुलेशन ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से जो उनको रिजॉल्व किया जाता है। रेजोल्यूशन और रिप्लाई अलोंग विद नेसेसरी एनक्लोजर शुड बी सेंड टू बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन 15 डेज। कि जो रेजोल्यूशन है और जो रिप्लाई है जो बैंक देगा या फिर जो रेगुलेटेड एंटिटी देगी, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर बैंकिंग ओम्बड्समैन को भेजा जाता है। ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट्स, otherwise banking ombudsman may proceed ex parte based on the evidence available on record and pass appropriate order or issue an award। यानी कि 15 दिन के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं किया जाता बैंक के द्वारा, तो जो बैंक है वो क्या करेगा, अपने ही जो उनके पास मान लो कोई भी एविडेंस है उसके बेस पर वो अवार्ड इशू कर देगा। पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगा या फिर इशू एन अवार्ड। Banking ombudsman at the request of the bank in writing may grant extension subject to satisfaction। और इसमें एक काम हो सकता है कि वैसे तो 15 दिन का टाइम है, लेकिन अगर बैंक रिक्वेस्ट करे रिटर्न में, ठीक है, तो बैंकिंग ombudsman एक्सटेंशन भी ग्रांट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो सब्जेक्ट से, यानी कि जो उसने कारण दिया है कि इस कारण हम लेट हो गए, ठीक है, हमें कुछ समय दीजिए। तो अगर बैंकिंग ombudsman जो है, इंटीग्रेटेड ombudsman है, वो सेटिस्फाई हो तो वो एक्सटेंशन दे सकता है, अदरवाइज 15 दिन का टाइम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपील करना। देर शैल नॉट बी एनी राइट ऑफ अपील, यानी कि कोई भी राइट का अपील का राइट नहीं होगा टू ए रेगुलेटेड एंटिटी का फॉर एन अवार्ड इशूड फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। यानी कि 15 दिन का टाइम होता है, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर बैंक जो है, रेगुलेटेड एंटिटी है, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं करती, ठीक है, या उसको रिजॉल्व नहीं करती, ठीक है, तो उसके एवज में अगर जो बैंकिंग ombudsman है कोई भी अवार्ड इशू कर दिया है, तो उसके खिलाफ रेगुलेटेड एंटिटी कोई भी अपील नहीं कर सकती। यानी कि गलती किसकी थी, रेगुलेटेड एंटिटी की थी, उसने जो अपना काम नहीं किया, तो इस कारण अगर उसके वो कारण जो अवार्ड इशू कर दिया था बैंकिंग ombudsman के द्वारा, तो उसकी कोई भी अपील नहीं की जा सकती। दूसरा, द रेगुलेटेड एंटिटी में एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड, ठीक है, एग्रीव्ड मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि वो शख्स जो कि किसी चीज से, ठीक है, या किसी सर्विस से गुस्सा हो या नाराज हो। यानी कि द रेगुलेटेड एंटिटी में एग्रीड बाय एन अवार्ड, यानी कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, अब जरूरी नहीं है कि जो अवार्ड इशू किया गया है उससे जो रेगुलेटेड एंटिटी हो वो खुश हो, तो एग्रीव्ड भी हो सकती है, यानी कि गुस्सा भी हो सकती है। और क्लोजर ऑफ ए कंप्लेंट, यानी कि जिस तरीके से कंप्लेंट क्लोज की गई है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट, तो उस केस में जो होगा 30 दिन के अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड और क्लोजर ऑफ कंप्लेंट प्रेफर एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। यानी कि अगर रेगुलेटेड एंटिटी जो है सेटिस्फाई नहीं है, एग्रीव्ड है अवार्ड से, तो वो 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपनी अपील रख सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है द कंप्लेनेंट में एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड।
अब जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन हो सकता है, सॉरी, रेगुलेटेड एंटिटी हो सकती है, इसी तरीके से जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट की है, वो भी कई बार कह सकते हैं कि अवार्ड से वो खुश ना हो, और रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट, या फिर उसकी कंप्लेंट रिजेक्ट होगी हो विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड और रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट, प्रेफर एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। तो वो भी क्या कर सकता है, अगले 30 दिन के अंदर, जब उसका या तो अवार्ड इशू कर दिया हो या फिर रिजेक्शन आ गई हो कंप्लेंट की, तो 30 दिन के अंदर वो भी अपनी कंप्लेंट अपीलेट अथॉरिटी के आगे रख सकता है। नेक्स्ट है, द अपीलेट अथॉरिटी में इफ ही इज सेटिस्फाई। वो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, अगर वो सेटिस्फाई है दैट द रेगुलेटेड एंटिटी या फिर कंप्लेनेंट, रेगुलेटेड एंटिटी हो या फिर कंप्लेनेंट हो, हैड सफिशिएंट कॉज, उनके पास एक कारण हो, फॉर नॉट मेकिंग द अपील विद इन द टाइम। अगर उनके पास एक जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन कॉज है कि वो 30 दिन के अंदर अपनी अपील नहीं कर सके, मे अलो ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days, तो उनको एक फर्दर पीरियड, एक्सटेंशन पीरियड भी दिया जा सकता है 30 days का, यानी कि 30 days का तो पहले था, प्लस 30 days भी दिए जा सकते हैं, और ये क्या हो गए, मैक्सिमम हो गए, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ ए कंप्लेन, यानी कि किन केस में कोई भी कंप्लेंट वो रिजेक्ट की जा सकती है। द कंप्लेंट में बी रिजेक्टेड इफ द कंप्लेंट इज नॉन मेंटेनेबल, यानी कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा मेंटेन नहीं की जा सकती, उसके द्वारा रिजॉल्व नहीं की जा सकती, वो उसके दायरे के अंदर नहीं आती, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, द कंप्लेंट इज इन द नेचर ऑफ ऑफरिंग सुजेशन, और अगर कंप्लेंट हो वो किस तरीके से की, उसका नेचर क्या हो कि उसमें जो कंप्लेनेंट है वो सुजेशन मांग रहा हो, या फिर सीकिंग गाइडेंस और एक्सप्लेनेशन, या फिर गाइडेंस मांग रहा हो या फिर एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो किसी सर्विस की, तो उस केस में भी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट की जाती है बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्लेंट्स अंडर नॉन मेंटेनेबल, यानी कि जो नॉन मेंटेनेबल मैंने पढ़ा है कि नॉन मेंटेनेबल अगर होगी, ठीक है, तो रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो उसमें कैटेगरी क्या क्या है देखिए। कंप्लेंट विल बी कैटेगराइज एज नॉन मेंटेनेबल इफ द मैटर्स इन्वॉल्व, कौन कौन से मैटर हो सकते हैं, कॉमर्शियल जजमेंट हो सकती है, कॉमर्शियल डिसीजन ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी, तो इस केस में भी क्या होगी, नॉन मेंटेनेबल होगी। उसके बाद a dispute between a vendor and a regulated entity relating to an outsourcing contract, ठीक है, किसी भी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रेगुलेटेड एंटिटी और वेंडर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, तो उस केस में भी जो कंप्लेंट है वो नॉन मेंटेनेबल होगी। नेक्स्ट, एक ग्रीवेंस नोट एड्रेस टू द ओम्बड्समैन डायरेक्टली, और ऐसी कोई भी शिकायत जो कि ओम्बड्समैन को डायरेक्टली नहीं की जा सकती, वो भी नॉन मेंटेनेबल होगी। नेक्स्ट, जर्नल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी, और जो जर्नल ग्रीवेंस होगी, जर्नल शिकायत होगी, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट के खिलाफ हो या फिर जो रेगुलेटेड एंटिटी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, तो वो भी नॉन मेंटेनेबल होगी। नेक्स्ट है ए डिस्प्यूट इन विच एक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए रेगुलेटेड एंटिटी, यानी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसके अंदर जो एक्शन है वो रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा इनिशिएट किया गया है, इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ ए स्टैट्यूटरी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसमें कि रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा क्या किया गया हो, जो मान लो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट किया उसके ऊपर कोई एक्शन इनिशिएट किया गया हो, तो उस केस में भी जो कंप्लेंट होगी वो नॉन मेंटेनेबल होगी। नेक्स्ट, ए सर्विस नॉट विद इन द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक, और ऐसी कोई भी सर्विस जो कि रिजर्व बैंक के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट, ए डिस्प्यूट बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज, यानी कि अगर रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में ही हो, मान लो किसी दो बैंक के बीच में हो, ठीक है, या किसी एनएफसी, एनबीएफसी या फिर बैंक के बीच में हो, ठीक है, तो इस तरीके से किसी के भी अगर इनके बीच में रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में हो, तो उनका भी जो जो कंप्लेंट है वो भी नॉन मेंटेनेबल होगी। नेक्स्ट, ए डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में
उनके रिलेशनशिप के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो भी नॉन मेंटेनेबल में आता है। तो ये होती है कैटेगरी के किस कौन कौन सी जो जो कंप्लेंट होती है वो नॉन मेंटेनेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु इज ए कंप्लेनेंट, यानी कि जो कंप्लेंट है वो कौन कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? ए कंज्यूमर, एक कंज्यूमर कर सकता है। दूसरा, एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि कोई भी वॉलेंटरी कंज्यूमर जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हो, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या फिर किसी और लॉ के अंदर जो कि उस वक्त फोर्स में हो, चलन में हो। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी किसी भी जो यानी कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज में बताई गई है उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि वो भी एक कंप्लेनेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है वन और मोर कंज्यूमर, एक भी हो सकता है कंज्यूमर, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वेयर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, यानी कि अगर बहुत सारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनकी सेम प्रॉब्लम है, सेम डिस्प्यूट है, तो उस केस में भी वो कंप्लेनेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल हेयर होगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी कंप्लेंट कर सकता है। हु और विच मेक से कंप्लेंट, यानी कि जो भी उसके भी आप पे जिसकी डेथ हो गई है उसके भी आप पे अगर कोई भी कंप्लेंट करेगा तो वो भी एक कंप्लेनेंट माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये सर्कुलर हमारे पास है 542023। देखिए इसमें क्या बताया गया है। फर्दर आरबीआई वाइल कंडक्टिंग द इंस्पेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट और द ईयर 2023, कि आरबीआई ने जो कंडक्ट किया इंस्पेक्शन और रिस्क असेसमेंट 2023 के अंदर, हैज ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देयर वर सम अनडिजायरेबल स्टाफ बिहेवियर इन सम इंस्टेंसेस वेयर द बैंकिंग ओम्बड्समैन advisory were not acted upon by the staff, even the public sector entities had to अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि कोई ऐसे भी थे जिसमें कि स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं था, ठीक है, वो भी यहाँ पे लेके आए गए। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट इवन द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैड टू अप्रोच द ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज थी वो भी क्या कर रही थी, वो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन में पहुंच रही थी डिस्पाइट रिपीटेड गाइडलाइंस, यानी कि बार बार गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरीके से कौन कौन से केस यहाँ पे, कौन कौन से डिस्प्यूट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। फिर भी थी जो रेगुलेटेड जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी थी वो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन में बार बार पहुंच रही थी। द ग्रीवेंस ऑफ द कस्टमर मस्ट बी रिजॉल्व एट बैंक्स लेवल ओनली, लेकिन जो करने कहाँ चाहिए था, बैंक लेवल पे होना चाहिए था। एंड देयर शुड बी नो स्पेस फॉर एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट टू आरबीआई ओम्बड्समैन। अब ये जो हमने सारा पढ़ा, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट में उन्हें यहाँ पे लिख दिया, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि बैंक्स आर फेलिंग टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स इंटरनली, यानी कि जो बैंक है वो फेल हो रहे थे कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में इंटरनली। इंटरनली का मतलब अपने आप, यानी कि बैंक के जो पैनल पे ही, यानी कि बैंक में ही वो उनको रिजॉल्व करने में अ, सक्षम नहीं थे, फेल हो रहे थे, लीडिंग टू एन अनडिजायरेबल एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन ऑफ केसेस टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन, जिसके कारण बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अनडिजायरेबल जो बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे, और अवॉइडेबल जो केसेस थे, यानी कि बिना बात के बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास केस बढ़ते जा रहे थे। तो ये जो पूरा हमने पढ़ा है ये उसका निचोड़ है बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ शेयर कर देना। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा सारा सिलेबस, 100+ वीडियोस बनेगी जिसमें आपका बैंकिंग का सिलेबस आ गया, इससे अलग आपकी इंग्लिश आ गई, और जो ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन आता है वो बीच में हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।